लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ही आज विश्व के विभिन्न देशों में शासन के रूप में क्यों अपनाया गया है, समझेंगे इसको। विश्व के विभिन्न देशों में आज कई तरह की शासन व्यवस्था संचालित है, जैसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था और तानाशाही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा साथ ही लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था आदि विश्व के विभिन्न देशों में संचालित है। इनमें से लोकतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने व सरकार की जन विरोधी नीतियों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने जैसी विविध स्वतंत्रताएं मिली रहती हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरित शब्द है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन, अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था के संचालन को लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक जानी मानी परिभाषा दी है। लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार है: लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। बुक के इस पेज में कुछ छात्र मेरी, रिवियांग, योलांदा और उनकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदोह इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र को परिभाषित करने की क्या आवश्यकता है। अंततः सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र को समझने तथा उसके उद्देश्यों को जानने के लिए लोकतंत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न अन्य स्वरूपों वाली सरकारें भी स्वयं को लोकतांत्रिक देश होने का दावा करती हैं। लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है? तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह परिभाषा लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक शासन में जनता शासक का चुनाव नहीं करती, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी भी हैं जो चुनाव करवाती हैं और उन्हें लोकतंत्र कहना पड़ेगा इस परिभाषा के अनुसार। पुनः ध्यान देंगे, इस परिभाषा के अनुसार यदि हमने बिना सोचे समझे इसका प्रयोग किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। और समकालीन दुनिया में हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र
वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह परिभाषा तभी सही ढंग से लोकतंत्र के लिए उपयोग में आ सकती है और लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा या एक सटीक परिभाषा के लिए हमें लोकतंत्र की विशेषताओं को जानना होगा। लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। सरकार के किसी भी सरकार के किसी भी रूप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता। लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ सीमा रेखाएं हैं जिनमें बंध करके नागरिकों के अधिकारों का आदर करते हुए शासन कार्य करना होता है। एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, लेकिन यह फैसले इस प्रकार भी नहीं होने चाहिए जैसा कि एक उदाहरण पाकिस्तान में सन 1999 में देखने को मिलता है, जब पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल तक के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास ही रही। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कई सारे ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा की गई है। ध्यान देंगे, पाकिस्तान में लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही
और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। इस प्रकार वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। इसलिए एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता एक यह भी होनी चाहिए कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरी एक व्यवस्था लोकतंत्र की एक विशेषता यह है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। चुनाव ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसा कि चीन देश में होता है। चीन की संसद को कवांगुओ रेममिन दाइवियाओ दावी अर्थात राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सन 2002 से 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। इस प्रकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार चीन में बनती है। इस स्थिति को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार सन 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही शासन नहीं आया, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI अर्थात इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी अर्थात बदनाम थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती रहती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। इस प्रकार चीन देश और मैक्सिको देश में शासन के लिए होने वाले चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के रूप में नहीं जाना जा सकता। इसलिए लोकतंत्र की एक विशेषता यह होनी चाहिए कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि जैसा कि सन 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार फिजी देश की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। इस प्रकार लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट, एक मोल यानी समान मूल्य वोट का होना चाहिए। लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता कि लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए और नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, कुछ मूल अधिकार जो नागरिकों को मिले रहते हैं, मिलने चाहिए, इन अधिकारों का आदर होना चाहिए। इस संबंध में एक उदाहरण जिम्बाब्वे देश का है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ नामक दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ नामक दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकारें कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी। उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ियां कराई जाती थीं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे और वे जजों पर भी दबाव डालते थे। इस प्रकार अंततः 2017 में राष्ट्रपति मुगाबे का विरोध बढ़ता चला गया और 2017 में राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण यह बतलाता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, लेकिन यह जनादेश पाना ही केवल पर्याप्त नहीं होता है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की,
अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनैतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता नागरिकों को होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार ऐसी होनी चाहिए जो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई सीमा रेखा के भीतर ही काम करे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।